नमस्कार दोस्तों, GSTN यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के माध्यम से होने वाले इस वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे इस वेबिनार का विषय है फाइलिंग ऑफ फाइनल रिटर्न ऑनलाइन ऑन GST पोर्टल। मेरा नाम है पंकज अरोड़ा और मैं वर्तमान में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क में सीनियर मैनेजर आउटरीच और कैपेसिटी बिल्डिंग के पद पर कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। आज का जो एजेंडा है वेबिनार का, उसमें हम ये देखेंगे कि फाइनल रिटर्न आखिर क्या है, ये जिसको GSTR 10 बोलते हैं, और इससे संबंधित जो विधिक रूल्स है और प्रोविजंस हैं जो कि लॉ में जिसका प्रावधान किया गया है, वो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि फाइनल रिटर्न जो फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, कौन सी उसमें किस तरह की फील्ड्स हैं जिसके अंदर जो टैक्स पेयर्स है उसको इन्फॉर्मेशन भरनी है, और क्या ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं जो जरूरी है, जो जिसका होना जरूरी है इसके पहले कि हम फाइनल रिटर्न फाइल कर पाए। और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि GSTR 10 यानी कि फाइनल रिटर्न को फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है और कब तक ये फाइल किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो हम ये करेंगे कि GST पोर्टल पर किस तरह से ऑनलाइन GSTR 10 को जो फाइनल रिटर्न है उसको कैसे फाइल किया जा सकता है। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही हमने इस विषय पर अंग्रेजी भाषा में वेबिनार किया है। उस दौरान हमें जितने भी क्वेश्चंस हमें हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे, तथा जो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होने के बाद जितनी तरह की क्वेरीज हमारे पास आई, उन सभी प्रश्नों को हमने समेकित करके एक साथ करके उसके प्रश्नों को हमने जो क्वेश्चन आंसर सेशन में यहाँ पर शामिल किया है। इसके साथ ही मैं आप दर्शकों के लाइव क्वेश्चंस भी इस टॉपिक पर लूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो GSTR 10 क्या है, आखिर ये फाइनल रिटर्न है क्या? CGST एक्ट का जो सेक्शन 45 है वो उसके अंतर्गत ऐसे सभी टैक्स पेयर जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनको पहले बाध्यता थी कि जो सेक्शन 39 के जो सब सेक्शन 1 है उसके अंतर्गत जिनका रिटर्न फाइल किया जाना अपेक्षित था जिनके द्वारा, मगर अब ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है वो सभी को सेक्शन 45 ऑफ CGST के अंतर्गत फाइनल रिटर्न फाइल करना है। और इसके साथ ही जो रूल 81 है जो CGST रूल्स का, वह यह प्रावधान करता है कि ऐसे सभी जो करदाता है, टैक्स पेयर्स हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल अपना होने के बाद की दशा में, कैंसिल होने की दशा में वो एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 10 को फाइल करेंगे GST पोर्टल के ऊपर, ऑनलाइन फाइल करेंगे। और यह इसको जो फाइल करने की जो समय सीमा है वो है कि 3 महीने के अंदर यह फाइनल रिटर्न फाइल होना चाहिए। 3 महीने की जो पीरियड की गणना जो शुरू करेंगे वो शुरुआत होगी डेट ऑफ कैंसिलेशन से या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से, जो भी इसमें से बाद में हो। देखिए, ये जैसा कि मैंने बताया कि फाइनल रिटर्न को वही टैक्स पेयर्स फाइल कर सकते हैं जो कि उन्हीं के द्वारा फाइल किया जाना अपेक्षित है जिनका की रजिस्ट्रेशन या तो डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से कार्रवाई चलाकर कैंसिल कर दिया गया है, या फिर उस संबंधित करदाता ने, संबंधित टैक्स पेयर ने एप्लीकेशन कैंसिलेशन की फाइल की थी और उसके बाद उस एप्लीकेशन को अप्रूव किया गया है और कैंसिलेशन ऑर्डर संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसे कैंसिलेशन ऑर्डर को इशू करने के पश्चात ऐसे सभी कैंसिल्ड रजिस्टर्ड पर्संस जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है उनको फाइनल रिटर्न फाइल करना है, ऑनलाइन करना है GST पोर्टल पर 3 महीने के अंदर, जो कि कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट से उसकी गणना की जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हुई है, अधिसूचना नंबर 58 है 2018 की, केंद्रीय कर की, सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन नंबर 58/2018, जो कि 26 अक्टूबर को जारी किया गया था। उसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सभी करदाता जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है 30 सितंबर या उसके पहले की किसी तिथि में, यानी कि ऐसे सभी करदाता जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 सितंबर 18 तक, किसी भी इसके बीच में किसी भी अवधि में ऐसे सभी कैंसिल्ड रजिस्टर्ड पर्संस जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है वो फॉर्म फाइनल रिटर्न फाइल करेंगे फॉर्म GSTR 10 में,
और उसकी तिथि जो है 31 दिसंबर 2018 तक की गई है। यानी कि ऐसे सभी टैक्स पेयर्स फाइनल रिटर्न फाइल करेंगे 31 दिसंबर 2018 तक। इसके साथ ही जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है 30 सितंबर के बाद, यानी कि 1 अक्टूबर 2018 से उसके बाद की अवधि में, उसमें 3 महीने की समय सीमा उनके जिस तिथि में वो रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन ऑर्डर इशू है, 3 महीने गणना उस तिथि से की जाएगी। मगर 30 सितंबर 2018 या उससे पहले जितने भी लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, वो सभी फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 फाइल करेंगे 31 दिसंबर 2018 या उससे पहले। देखिए, इसमें से कुछ जो कैटेगरीज हैं टैक्स पेयर्स की, उसको फाइल करना जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न अपेक्षित नहीं है। पहली बात तो ये कि ऐसे सभी करदाता जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, मगर उसमें ये शामिल नहीं है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस और जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं जो पे कर रहे हैं सेक्शन 10 के अंतर्गत, और साथ में ऐसे सभी टीडीएस और टीसीएस कैटेगरी के अंतर्गत जो करदाता पंजीकृत हैं, उनमें से इन जो 5 प्रकार की श्रेणी है, इनको फाइनल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही क्यों ना किया गया हो। तो इसके अलावा जो इन 5 कैटेगरीज के अलावा जो करदाता हैं, अगर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है तो उनके द्वारा फाइनल रिटर्न फाइल करना अपेक्षित है, जरूरी है। जो फॉर्मेट है फाइनल रिटर्न का, ये नोटिफिकेशन नंबर 21/2018 सेंट्रल टैक्स 18 अप्रैल 2018 को अधिसूचित किया गया था, अधिसूचना नंबर 21/2018 द्वारा। इसमें जीएसटीआर 10 जो है ये केवल एक स्टेटमेंट है जो आपके जो जब आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जो तिथि दी थी, जब आपने अप्लाई किया था, तो उस तिथि से तत्काल एक दिन पहले जो उस करदाता के पास जो स्टॉक है इनपुट्स का और जो सेमी फिनिश्ड गुड्स यानी कि अर्धनिर्मित सामान जो कि अभी पूरा नहीं बनाया गया है, उसमें उसमें कैसे कितने इनपुट्स कंटेंट हैं, और फिनिश्ड गुड्स यानी कि तैयार माल उसके पास, उसकी गणना इसमें देनी है। साथ में ऐसे सभी करदाताओं को उनके पास जो स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स है और प्लांट और मशीनरी है, ऐसे सभी आइटम की इसमें डिटेल जीएसटीआर 10 में फाइनल रिटर्न दिया जाता है। तो संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टॉक जो आपके पास अवेलेबल है, जिस पर आपने पहले कभी आईटीसी क्रेडिट ले रखा है, तो ऐसे सभी स्टॉक की गणना करके उसका विवरण आपको फाइनल रिटर्न में देना है। उससे क्या होगा कि इसका उद्देश्य यह है कि अगर आपने जो ऐसा स्टॉक आपके पास कैंसिलेशन की तिथि से ठीक पहले उपलब्ध है, जब आपने अप्लाई किया था उस वक्त आपका स्टॉक था इनपुट्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स का, और कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी आपके पास अवेलेबल है, और इन सभी सामान के ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले अवेल किया हुआ है, तो फिर जीएसटीआर 10 में फाइनल रिटर्न में ऐसे सभी स्टॉक का डिटेल देने के बाद उस पर जो आईटीसी इन्वॉल्व है, जो कि रिवर्स होना चाहिए, उसकी आप गणना करते हैं और उसको पे किया जाता है संबंधित टैक्स पेयर के द्वारा। अब हम फॉर्मेट के ऊपर आते हैं कि किस तरह से जो फाइनल रिटर्न है जीएसटीआर 10, उसमें किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है और उसमें कौन सी फील्ड्स में आपको किस तरह से डेटा उसमें भरना है। तो ये फाइनल रिटर्न क्या फॉर्मेट में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जो जीएसटीआई नंबर है आपका पंजीकरण संख्या, वो ऊपर आती है। इसमें लीगल नेम और ट्रेड नेम आपका इसके संबंधित आपको सूचना है, और इसमें एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बाद आप वो मैसेज आप छोड़ रहे हैं, आपके पते में कुछ संशोधन होना है, कुछ चेंज होना है, तो ऐसे उस पते से संबंधित, एड्रेस से संबंधित जो आप फ्यूचर में अगर कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ने पर ऐसे इससे एड्रेस डिटेल्स आपको मॉडिफाई आपको इसमें देने होते हैं। साथ में आपको यह इंडिकेट करना होता है कि इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, जो जिसका कि ऑर्डर में अंकन किया गया है, कैंसिलेशन ऑर्डर का जो है उसमें उसके हिसाब से इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या है। मगर यहाँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि फाइनल रिटर्न आप ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर भरेंगे, तो यह सभी जो आपका जीएसटीआईएन नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम आपका सब ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। इसके साथ ही जो कैंसिलेशन ऑर्डर का डेट
और उसका रेफरेंस नंबर भी ऑटो पॉपुलेट आपको दिखाई देगा इस फॉर्म में, पहले से ही भरा हुआ होगा। इसके साथ ही जब ये 8वें नंबर पर हम देखेंगे कि इसमें 4 सब सेक्शंस हैं, जिसके अंतर्गत हमें स्टॉक का विवरण देना है। स्टॉक जो कि इनपुट्स है, आप हमारे पास जो एज इनपुट्स हमारे जितना स्टॉक है, और जो सेमी फिनिश्ड गुड्स में जितना इनपुट्स लगे हुए हैं उसकी गणना हम करते हैं, और साथ में जो फिनिश्ड गुड्स है उसका स्टॉक, और कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी आइटम, उन सभी का विवरण हमें कॉलम 8A से 8B, 8C और 8D के अंतर्गत देना होता है। इसमें सिर्फ अंतर सिर्फ एक है कि क्या सिर्फ एक आधार पर कि किन सामान का ऐसे कौन से स्टॉक आइटम्स हैं जिसका टैक्स इनवॉइस हमारे पास अवेलेबल अब नहीं है। वो पर पुराना सामान हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उस वक्त हमारे पास टैक्स इनवॉइस उसका अवेलेबल ना हो, तो उसका विवरण हमें कॉलम 8D में देना है। बाकी सभी विवरण हमें, जो चाहे वो इनपुट्स के हों, सेमी फिनिश्ड गुड्स के हों, या फिनिश्ड गुड्स के हों, या फिर कैपिटल गुड्स, प्लांट और मशीनरी के हों, उसका विवरण हमें टेबल 8A से लेकर 8C तक इसमें प्रोवाइड करना है। उसका डिस्क्रिप्शन हम देंगे, उससे संबंधित टैक्स इनवॉइस नंबर या इंपोर्टेड स्टॉक होने की दशा में हम बिल ऑफ एंट्री नंबर इसमें डालते हैं, और साथ में उसकी क्वांटिटी हम यूनिट क्वांटिटी कोड के हिसाब से ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी में हम कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उसका डिटेल डालते हैं, तथा साथ में टैक्स इनवॉइस इशू होने के बाद अगर कोई क्रेडिट या डेबिट नोट जारी किए गए हैं जिससे उसकी वैल्यू पर फर्क पड़ा है, तो उसका विवरण हम देते हैं। इसमें वैल्यू जो डेबिट और क्रेडिट नोट जारी होने के बाद जो उसमें वैल्यू में एडजस्टमेंट हो सकता है। और साथ में हम इसका यह भी विवरण देखते हैं कि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का इसमें गणना करते हैं, इसमें कि जो इनपुट्स सेमी फिनिश्ड गुड्स में जो इनपुट्स लगे हुए हैं, और फिनिश्ड गुड्स में जो इनपुट्स लगे हुए हैं, और साथ में कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी इसके ऊपर जितना आईटीसी अवेलेबल है उसकी गणना हम करते हैं इसमें, और जो टैक्स की गणना करके हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि उसमें कितना सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स या इंटीग्रेटेड टैक्स शामिल था। सेस भी एप्लीकेबल होने की दशा में अगर हमने उसका क्रेडिट लिया है तो सेस के भी हम इसमें डिटेल्स देते हैं। आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टेबल 8A से लेकर 8C तक हमें ऐसे स्टॉक का विवरण देना है जिसका टैक्स इनवॉइस हमारे पास अवेलेबल है, और 8D में हम ऐसे स्टॉक का हम डिटेल देते हैं जहां हमारे पास जिसका हमें पास टैक्स इनवॉइस अवेलेबल नहीं होता, मगर उसमें हमने उस स्टॉक के ऊपर हमने जो है उस पर क्रेडिट ले रखा है, आईटीसी क्रेडिट पहले। तो 8D में ऐसे इसकी विवरण हम करते हैं। इसका हम बाद में विस्तार से चर्चा जब हम फाइलिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे तब हम करेंगे। साथ में टेबल 9 इसमें हम देखेंगे कि इसमें जब जो इतना स्टॉक है, इसमें पिछली स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा, उस स्टॉक पे हमने टैक्स की गणना की थी। अब वहीं पर टेबल 9 में कि कितना टैक्स हमारे पास इस स्टॉक में पेबल है, जिसको क्योंकि हमें ऐसे सभी स्टॉक पर जो आईटीसी हमें रिवर्स करना है। ये आईटीसी रिवर्स कैसे होगा, इसके लिए जो सीजीएसटी रूल्स के रूल 44 है, यानी कि रूल नंबर 44, उसके अंतर्गत ये स्पेसिफाई किया गया है कि जो इनपुट्स है जिस उस पर आईटीसी की गणना आप जो संबंधित जो टैक्स इनवॉइस है उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जितना स्टॉक अवेलेबल है उस पर आपने टोटल से जितना लिया था, जितना स्टॉक आपके पास आया था उसमें टोटल आईटीसी आपने कितना लिया था उस वक्त टैक्स इनवॉइस के आधार पर, उसी आधार पर जितना स्टॉक अब अवेलेबल है उसके प्रोपोर्शन में अब जितना आपका स्टॉक अवेलेबल है उस पर कितना आईटीसी होता है उसकी गणना उसी हिसाब से की जाती है। इसके लिए विस्तार के लिए आप रूल 44 ऑफ सीजीएसटी रूल्स आप देख सकते हैं। मगर जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स जिसका की टैक्स इनवॉइस अवेलेबल है मगर क्योंकि वो प्रयोग किया जा चुका है काफी समय तक, तो उसके लिए उसकी वैल्यू किस तरह से गणना की जाएगी, उस पर संबंधित टैक्स की गणना किस तरह से की जाएगी, इसके लिए भी रूल 44 में प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत कैपिटल गुड्स को एक एवरेज लाइफ उसकी 60 महीने मानकर, अगर 60 महीने का जो और जितना टाइम आप यूज कर चुके हैं उससे उतने परसेंटेज पॉइंट पर उसका उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया था उतने परसेंटेज पॉइंट से गणना करते हैं। मान लीजिए आपने 4 महीने तक, 1 साल तक वो यूज किया है, तो फिर वो 12/60 उसका हो जाएगा, क्योंकि 60 मंथ्स उसकी
एवरेज लाइफ कैपिटल गुड्स की ये मानी गई है। इसके डिटेल के लिए आप रूल 44 को आप रेफर कर सकते हैं, 44(1)(b) को, कि उसके कैपिटल गुड्स की गणना किस तरह से की जाएगी। तो साथ में हम ये देखेंगे कि जो जितना भी इस पर टैक्स आता है, जिस पर इनवॉइस अवेलेबल है, तथा ऐसे सभी स्टॉक की भी गणना करनी है जिस पर आईटीसी लिया है मगर अभी टैक्स इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, जिसका हमने डिटेल सेक्शन 8D में दिया है, उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से गणना होगी। और ऐसे सभी स्टॉक की, क्योंकि उसमें टैक्स इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस पर जो टैक्स का भुगतान करना है या आईटीसी रिवर्स करना है, उसकी गणना के लिए भी रूल 44 में प्रावधान किया गया है। और वो मार्केट वैल्यू को एसेटेन करने के साथ साथ उस वक्त मार्केट वैल्यू को एसेटेन करने के साथ साथ उसके साथ ही सीए का सर्टिफिकेट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, जो उस गणना को सर्टिफाई करेंगे, ऐसा दिया जाने का प्रावधान है। तो और उसके साथ ही जो आप ये टैक्स पे करेंगे, अगर उसका गणना इसमें उसका डिटेल टेबल 10 में दिया गया है कि अमाउंट पेएबल कितना था, अमाउंट कितना पे किया गया, जिसके अंतर्गत अगर कोई लेट फी है या कोई इंटरेस्ट है लेट पेमेंट की वजह से, तो वो भी आप उसमें देते हैं। तो ये था फॉर्म जीएसटी 10 का स्ट्रक्चर। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि इस पर टैक्स देने का क्या प्रावधान है। देखिए, जो सेक्शन 29 है उसका सब सेक्शन 5 जो सीजीएसटी एक्ट का है, और साथ में रूल 44 यानी कि रूल 44, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जब भी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा तो ऐसे सभी करदाता अपने जो भी स्टॉक उनके पास होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच द कैंसिलेशन इज अप्लाइड और द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, तो जिस दिन भी वो कैंसिलेशन के अप्लाई करेंगे उसके ठीक पहले वाली तिथि में अपने पास उपलब्ध सभी स्टॉक का वो उसमें विवरण देंगे, क्योंकि उसके ऊपर अगर उन्होंने आईटीसी अगर आईटीसी पहले अवेल किया है तो उनकी कर देता है उस आईटीसी को वापस करने से संबंधित, तथा या फिर उसके ऊपर टैक्स का भुगतान करने से संबंधित जो भी इसमें से ज्यादा हो। संबंधित विवरण के लिए आप सेक्शन 29(5) और रूल 44 को रेफर कर सकते हैं सीजीएसटी एक्ट के। जहां मैं यहाँ सीजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी रूल्स का मैं यहाँ पर संदर्भ ले रहा हूँ, मगर मैं साथ में बता दूं कि इसी के समकक्ष प्रावधान जो संबंधित स्टेट्स के जो जीएसटी एक्ट है और या फिर जो जीएसटी रूल्स हैं स्टेट्स के, उसके समकक्ष प्रावधान है, तथा उसका भी आप संदर्भ ले सकते हैं। अब हम यहाँ यह चर्चा करेंगे कि क्या प्री कंडीशंस हैं जो जीएसटी 10 को फाइल करने से संबंधित। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ लोग कुछ मेरे पास क्वेरीज आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जीएसटी 10 कैसे फाइल करना है, कब फाइल करना है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि ऐसे सभी टैक्स पेयर्स जिन्होंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था एप्लीकेशन की RG 60 भी वो हमको फाइनल रिटर्न जीएसटी 10 फाइल करना है। और ऐसे सभी टैक्स पेयर अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करेंगे और अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं अपने यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा, तो उसके बाद वो फाइनल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये फाइनल रिटर्न सिर्फ उन्हीं जो रजिस्ट्रेशन और ऐसे ही टैक्स पेयर्स को दिखाई देगा जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा चुका है और कैंसिलेशन ऑर्डर इशू हो चुका है। तो फाइनल रिटर्न सब टैक्स पेयर्स को नहीं दिखाई देगा, उनके डैशबोर्ड पे नहीं दिखाई देगा, सिर्फ कैंसिल्ड टैक्स पेयर्स के डैशबोर्ड पर जिनका के कैंसिलेशन ऑर्डर इशू हो गया, सिर्फ वही लोग जीएसटी 10 को देख पाएंगे अपने डैशबोर्ड पर और फाइल कर पाएंगे। तो जब आप फाइल कैंसिल्ड टैक्स पेयर जब वो लॉगिन करता है जीएसटी पोर्टल के ऊपर, तो उसके जो डैशबोर्ड पर ही जो सर्विसेज मेन्यू है, सर्विसेज मेन्यू, उसमें एक सब मेन्यू है रिटर्न्स, और रिटर्न्स में ही फाइनल रिटर्न का, जिसमें जैसे आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन जिसका हो चुका है ऐसे टैक्स पेयर द्वारा लॉगिन किया गया, और लॉगिन में ही सर्विसेज मेन्यू में आप देख सकते हैं सर्विसेज मेन्यू, यहाँ ऊपर सर्विसेज मेन्यू में, और ये इसका रिटर्न का सब मेन्यू, और यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल रिटर्न का इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दिखाई दे रहा है। इसको क्लिक करना आपको पड़ेगा। तो ये फाइनल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइनल रिटर्न का मेन्यू इसमें खुल जाएगा, और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हेल्प के कि जो ये फाइनल रिटर्न से संबंधित हैं और ये फाइल करने में आपकी मदद करेंगे। इसको आप ध्यान से पढ़िए।
साथ में इंपॉर्टेंट मैसेज है कि किस तरह से रिटर्न ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है तथा इसको ऑफलाइन यूटिलिटी भी अवेलेबल है। अगर इसमें जो स्टॉक की गणना देनी है, स्टॉक का रिकॉर्ड आपके पास पर टेबल 500 या उससे ज्यादा है, तो आपको एडवाइस किया जाता है, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप जो ऑफलाइन यूटिलिटी है इसकी जीएसटीआर 10 की, उसका प्रयोग करके ये रिटर्न तैयार कीजिए। उसके बाद इसको जीएसटीआर 10 को आप अपलोड कीजिए, इसको ऑनलाइन फाइल आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटीआर 10 ऑनलाइन फाइल करने की। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, बटन दबाऊंगा, जीएसटीआर 10 प्रिपेयर ऑनलाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगला जो इसमें मैं जाता हूँ और मैं ये पाता हूँ कि जो इससे फॉर्म जीएसटी 10 का मेरे सामने खुल जाता है और इसमें मेरा जो जीएसटी नंबर है, जो पीरियड है आज का, लीगल नेम मेरा और ट्रेड नेम, ये सब ऑटो पॉपुलेट पहले से ही भर के मेरे सामने आ जाता है। इसी में ही मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन इसमें डली हुई है, जो कि ऑर्डर में अंकित जो कैंसिलेशन ऑर्डर RG 19 इशू किया गया था मेरे केस में, तो उसमें ये इफेक्टिव डेट उसी से ऑटो पॉपुलेट होकर मेरे पास आ जाती है। और साथ में कैंसिलेशन ऑर्डर का रेफरेंस नंबर भी इसमें ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है। और साथ में ये स्क्रीनशॉट में तो 13 नवंबर 2018 दिखाया गया है, मगर जैसा कि मैंने बताया कि 30 सितंबर 2018 या उससे पहले जितने भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं, वो उनकी ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर 2018 तक वो कभी भी फाइल कर सकते हैं। 30 और 1 अक्टूबर 2018 से उसके बाद किसी भी दिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर इशू होता है, तो फिर उसकी गणना उसी से कैंसिलेशन ऑर्डर इशू करने या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन से जो भी बाद में हो उससे 3 महीने काउंट करके की जाएगी फाइल करने की गणना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला टैब है इसमें एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस और दूसरा टैब सीए सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। हम आगे चलते हैं, हम ये देखेंगे कि ये जब हम उस पर क्लिक करते हैं पहले एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर, तो मेरे सामने ऑटो पॉपुलेट होके जो मेरा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, जितना कि मैंने कैंसिलेशन ऑर्डर तक अगर जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन डेटा के हिसाब से मेरा जो भी एड्रेस डिटेल्स हैं वो मेरे सामने ऑटो पॉपुलेट होके आ जाते हैं। ये सारी फील्ड्स एडिटेबल मोड है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर्स को वो जगह जहां पर वो रजिस्टर्ड थे उसमें निश्चित रूप से कुछ कुछ लोगों को कुछ बदलाव हुआ होगा, वो बदलना चाहते होंगे, तो ऐसे फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए उसकी गणना के लिए तो फिर ऐसे सभी आप एडिट कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तथा साथ में ही आप अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर वही उसी ईमेल नंबर और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको संपर्क किया जा सके। आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए कि जब हमने गणना कर ली इसकी, तो फिर इसमें हम सेव का क्लिक का बटन दबाते हैं और साथ में हमारे पास जब हम सेव कर देते हैं तो ऊपर मैसेज आ जाता है, रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इसके साथ ही अगला कॉलम इसमें सीए सर्टिफिकेट का था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फिर से स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इसमें जो क्वेरीज आ रही हैं कि सीए सर्टिफिकेट किस में लगेगा, किस में नहीं लगेगा। इसमें आगे प्रेजेंटेशन के आगे वाले पार्ट को भी मैंने इसमें डिस्कस किया है, मगर अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीए का सर्टिफिकेट आपको सिर्फ तब देना है जब आपके पास ऐसा स्टॉक इसमें आप एंटर कर रहे हैं टेबल 8D में, जिसका कि टैक्स इनवॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि टैक्स इनवॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जो सेक्शन 29(5) और रूल 44 के जो प्रावधान है उसमें कहते हैं कि ऐसे सभी स्टॉक जो आपके पास अवेलेबल है, जिस पर आपने आईटीसी लिया हुआ है, ऐसे सभी स्टॉक का क्योंकि टैक्स इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जो वैल्यू की गणना होगी वो प्रेवलेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, जो उस वक्त जो मार्केट प्राइस होगा उसके हिसाब से होगी। तो उस वैल्यू को सर्टिफाई करने के लिए ही एक सीए सर्टिफिकेट का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ ऐसा स्टॉक जिसका की टैक्स इनवॉइस आपका अवेलेबल नहीं है और 8D में आपको एंटर करना है, तभी आपको सीए सर्टिफिकेट की जरूरत है, वरना आपको सीए सर्टिफिकेट की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि आपको टेबल 8D में संबंधित जो कोई डिटेल आपको नहीं डालने हैं उस केस में। एक चीज मैं और बता दूं कि अगर जहां टैक्स इनवॉइस अवेलेबल है, ऐसे सभी स्टॉक का डिटेल आप टेबल 8A से लेके 8C तक इसमें दे देते हैं, तो फिर उसमें सीए सर्टिफिकेट की आवश्यकता उसमें
नहीं है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू की आप गणना करते हैं वो टैक्स इनवाइस के हिसाब से ही करते हैं, तथा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जितना स्टॉक अवेलेबल है अभी आपके पास, आईटीसी की गणना आप उसी हिसाब से आप कर लेते हैं। साथ में एक क्वेश्चन किसी और ने यह भी पूछा था कि अगर उनके पास स्टॉक नहीं है किसी भी तरीके का, तो क्या सीए सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं सर, उस केस में सीए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और आप निल जीएसटीआर 10 फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये क्योंकि समझाने के लिए इस उद्देश्य से हम ये ले रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि सीए सर्टिफिकेट को, मान लीजिए मेरे पास ऐसे स्टॉक मुझे डिटेल देना है 8D में, जिसके टैक्स मेरे पर अवेलेबल नहीं है, तो अब मुझे पता है और मैं इसके स्टॉक की गणना कर चुका हूँ और संबंधित सीए ने वो सीए सर्टिफिकेट जारी किया है, तो ऐसे जो सीए का डिटेल मैं इसमें टेबल में दूंगा, जिसमें नेम ऑफ फर्म जिसने इशू सर्टिफिकेट किया है सीए फर्म का, और नेम जो सर्टिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट उनका नाम मैं डालूंगा, साथ में उनका मेंबरशिप नंबर और डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट मुझे इसमें डालना है, एंटर करना है, और जो सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके मैं पीडीएफ या जेपीईजी में फॉर्मेट में मैं डालता हूं और ये अपलोड कर देता हूं। ये सर्टिफिकेट मेरे लिए चूज फाइल में क्लिक करूंगा तो सर्टिफिकेट में स्कैन कॉपी में अपलोड कर सकता हूं। यहाँ ये बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी जे पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में हो, उसका साइज 500 केबी से अधिक ना हो। तो जब मैं यहाँ पर संबंधित डिटेल डाल देता हूँ, फाइल चूज करके उसका सर्टिफिकेट को अपलोड कर देता हूँ, तब मैं क्लिक करता हूँ सेव सीए डिटेल्स। तो उसके बाद ये मैं अगली, आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगली स्क्रीन आ जाती है कि अपलोड इज सक्सेसफुल। यहाँ पर मैं बता दूं कि सेक्शन 44 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत, जो सॉरी रूल 44 के सब रूल 3 के अंतर्गत ये जरूरी है कि जहां अगर 8D में एंट्रीज की है जहां टैक्स इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये सर्टिफिकेट हमें प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का उसकी वैल्यू तथा उस पे इनपुट्स टैक्स क्रेडिट की गणना से संबंधित हमें सर्टिफिकेट देना है, जो हमें अपलोड करना है। यहाँ पर हमने देखा कि हमने वो अपलोड कर दिया, ऊपर मेरे पास मैसेज आया कि अपलोड इज सक्सेसफुल, एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस हम पहले कर चुके हैं, सीए सर्टिफिकेट ये इसमें आ गया, हमने सेव करके उसको अपलोड कर दिया। अब मेरे सामने आगे की टेबल खुल जाती है जिसके अंतर्गत हमें स्टॉक की गणना देनी है। यहाँ पर आप देखिए कि जीएसटी पोर्टल पर डैशबोर्ड पर जब ये टेबल 8A, B और C जो स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, उस जिसकी टैक्स इनवॉइसेस मेरे पास अवेलेबल है, तो उसका डिटेल मुझे यहाँ पर टेबल ए बी और सी में एक ही कंसोलिडेटेड टेबल इसमें बना दिया गया है, उसमें देनी है। तथा अगर मेरे पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसपे आईटीसी मुझे रिवर्स करना है, मेरी बाधित देता है उसको आईटीसी रिवर्स करने की, और मगर उसके टैक्स इनवॉइस मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे संबंधित विवरण में टेबल 8D में दूंगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ जब मेरे सामने टेबल 8A से लेकर D तक की खुलती है, तो मैं देखता हूँ कि 2 टेबल इसमें और भी हैं मेरे डैशबोर्ड पर, टेबल 9 और 10 जिसमें अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल और पेड की गणना है, मगर अभी मैं उस पर कोई कार्रवाई इस पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये तभी अभी ग्रे है ये पोर्शन, ये एक्टिवेट तब होगा जब मैं टेबल 8 में डिटेल डाल दूंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ टेबल 8A से। टेबल 8A में ऐसे सभी स्टॉक की हमें डिटेल देनी है जिसकी टैक्स इनवॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये स्टॉक में यहाँ पर डिफरेंशिएशन ये है कि क्या वो इनवॉइसेस में मैंने प्रोक्योर की थी जीएसटी एरा में जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से, या फिर जीएसटी स्टार्ट होने से पहले, यानी कि जुलाई 2017 से पहले वो जो स्टॉक है उसका टैक्स इनवॉइस संबंधित सेंट्रल एक्साइज या वैट के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कोई भी रिकॉर्ड अभी डिस्प्ले नहीं होता, क्योंकि हमने कोई रिकॉर्ड अभी एंटर नहीं किया है। हम यहाँ ऐड डिटेल्स को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने संबंधित टेबल खुल जाता है। यहाँ पर ऊपर जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक के हिसाब से कि वो स्टॉक जीएसटी में रजिस्टर्ड सप्लायर से लिया गया है या फिर जीएसटी से पहले जो सेंट्रल एक्साइज और वैट था उससे उसमें रजिस्टर्ड सप्लायर से लिया गया है। यहाँ पर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के उद्देश्य से मैंने जीएसटी सेलेक्ट किया है यहाँ पर, और उसमें जीएसटी नंबर मुझे डालना होगा कि जो स्टॉक से संबंधित टैक्स इनवॉइस जो है उसका जीएसटी नंबर क्या है,
और उसमें सप्लायर नेम अपने आप ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। इनवॉइस या बिल ऑफ एंट्री नंबर में इसमें डालता हूँ, डेट इसमें डालता हूँ। गुड्स के टाइप के हम मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट करूंगा। गुड्स टाइप में इसमें जो इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये सारे इसमें मैं ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके देख सकता हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ यहाँ, और संबंधित स्टॉक को जो यूकेसी है उसके यूनिक क्वांटिटी कोड, उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं सेलेक्ट करके उसमें डालता हूँ। और क्वांटिटी, जितनी स्टॉक की क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है इसमें मुझे डालनी है। और टैक्सेबल वैल्यू जो कि अगर कोई क्रेडिट डेबिट नोट जारी होने के बाद अगर उसमें कोई अंतर है, उसको नेट एडजस्ट करके टैक्सेबल वैल्यू मैं यहाँ गणना करता हूँ उपलब्ध स्टॉक के ऊपर। और उस पे आईटीसी जितना मैंने क्लेम किया था संबंधित स्टॉक का, जो क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है, उस पर आईटीसी गणना करता हूँ। और इसके साथ ही अगर मेरे पास एक से ज्यादा स्टॉक है तो यहाँ पर मैं ऐड का बटन दबाऊंगा। ऐड का बटन दबाने के बाद मैं और इसमें इसी तरह के खाने मेरे सामने टेबल्स खुल जाएंगे, और मैं बाकी बचे स्टॉक की इसमें गणना कर सकता हूँ। और जब मैं इसमें डिटेल्स इसमें एंटर कर देता हूँ तो फिर मैं सेव का बटन इसमें जो नीचे आप देख सकते हैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमने जीएसटी सिलेक्ट किया था और हमने वो उसमें डिटेल्स डाली, और डिटेल्स सेव होने के बाद मेरे डैशबोर्ड पे एक मैसेज आता है कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। और ये प्रोसेस इनवॉइस जितने मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड डाले थे वो प्रोसेस इनवॉइस के रूप में सेव होने के बाद मेरे सामने ये गणना आ जाती है। अब यहाँ पर मेरे सामने दो एक्शन बटन आप देख सकते हैं, एडिट का और डिलीट का। अगर मैं ये देखता हूँ इसमें कि कुछ डिटेल्स में कोई कमी रह गई, कोई कुछ गलती मैंने कर दी, तो मैं एडिट बटन दबा के इस डिटेल को मैं सुधार सकता हूँ। अगर पूरी मुझे ये हटानी है डिटेल, तो मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा और उसके बाद फिर से फील्ड खोलने के बाद बैक बटन दबाने के बाद मैं फिर से सही करना उसमें जो सही एंट्रीज उसमें भर सकता हूँ। यहाँ पर यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अगर जो स्टॉक अवेलेबल है वो जीएसटी से पहले आपने मंगाया था, उसमें संबंधित जो टैक्स इनवाइसेस हैं वो सेंट्रल एक्साइज या वैट के प्रावधानों के अंतर्गत हैं, तो फिर उसका आप अलग से उसमें जो डिटेल अंकित कर सकते हैं। टॉप नंबर सेलेक्ट कीजिए सेंट्रल एक्साइज और वैट, और उस जो उस वक्त जिससे आपने माल मंगाया था सेंट्रल एक्साइज वैट रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि टैक्स उसके द्वारा जारी की गई टैक्स इनवाइस पर अंकित है, वो आपको देना है। इनवाइस नंबर और डेट आपको इसमें डालना है, और उसी प्रकार से आपको उसमें डेट स्टॉक का डिटेल जो कि गुड्स टाइप, डिस्क्रिप्शन, यूनिट क्वांटिटी कोड, उसकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, और उस पर संबंधित आईटीसी कितना है, वो आपको यहाँ पर डिटेल इसमें डालना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखें कि मेरे डैशबोर्ड पर ये रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली का मैसेज मेरे सामने आ जाता है। और यहाँ तब तक मैं डिटेल्स को इसको क्लिक करता हूँ और जब तक कि मेरा स्टॉक सारी गणना मेरी इसमें हो नहीं जाती। उसके बाद मैं इसमें बैक बटन दबा के वापस आता हूँ। यहाँ आप देखिए कि मैंने एक रिकॉर्ड यहाँ पे किया था, अब मैंने सेव कर दिया, और उसके बाद जब मैं बैक बटन दबा के अपने डैशबोर्ड पर वापस आता हूँ तो टेबल 8 ABC सारे एंट्रीज इसमें हो जाती हैं। और इसमें जो टोटल वैल्यू जितना मैंने रिकॉर्ड एंटर किया उसकी वैल्यू उसके संबंधित टैक्स के जो इसमें आपको इंडिकेट होके दिखाई देता है। अब जो अगला जो पार्ट है इस फॉर्म का, उसमें टेबल 8D अगर मेरे पास ऐसा स्टॉक है जिसमें संबंधित टैक्स की इनवॉइस मेरे पास नहीं है, तो उसकी वैल्यू से संबंधित करना जिसका सीए सर्टिफिकेट भी मुझे लगाना है, वो 8D में मैं इसमें 8D में मैं एंटर करता हूँ। तो 8D को मैं क्लिक करता हूँ और इसमें मैं ये पाता हूँ, देखिए ये जो आप ऐसे स्टॉक की गणना किस तरह से की जाएगी। अगर मान लीजिए अ, ऐसा ऐसा जो कैपिटल गुड्स है या प्लांट और मशीनरी है जिस पर आईटीसी मैंने लिया था और वो अब काफी समय में प्रयोग कर चुका हूँ, वो प्रयोग हो चुके हैं, तो फिर ऐसे सभी कैपिटल गुड्स, प्लांट और मशीनरी जिसमें कि उसको इनवॉइस वैल्यू से हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, क्योंकि ऐसे सभी कैपिटल गुड्स की जो सामान्य लाइफ है वो 60 महीने मानी गई है, तो जो जितना भी वैल्यू जितने टाइम पर मैंने उसको यूज किया है उसकी यूजफुल लाइफ में से हटाकर फिर मैं उसकी इनवॉइस वैल्यू से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मैं करता हूँ।
इससे संबंधित आप क्योंकि मुझे मार्केट वैल्यू उसका निकालनी है, उसकी गणना देने के लिए जो रूल 44 है उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। रूल 44 का रूल सब रूल 1 और सेक्शन बी में, तो इसके लिए आप देख सकते हैं रूल 44 का सब रूल 1 सेक्शन बी उसका, तो जो कैपिटल गुड्स के जो वैल्यू का गणना करने के लिए। और साथ में अगर ऐसे मेरे पास इनपुट्स हैं या सेमी फिनिश्ड गुड्स, ऐसे सेमी गुड्स हैं जिसमें इनपुट्स लगे हुए हैं, जिस पर आईटीसी मैंने लिया था, या फिनिश्ड गुड्स हैं जो मगर उसकी मेरे पास टैक्स इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, तो उसकी मार्केट वैल्यू की गणना के लिए जो रूल 44 के सब रूल 3 है वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में मुझे सीए सर्टिफिकेट के साथ मुझे देना है। तो इसकी अब ये टेबल 8D में इसका सारा डिटेल मुझे देना है। तो टेबल 8D मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल 8D में यहाँ पर दो तरीके से मैं अपने स्टॉक का डिटेल दे सकता हूँ। एक तो ये है कि देखिए टैक्स इनवॉइस तो टेबल 8D वाले उसके स्टॉक के मेरे पास नहीं है, मगर दो तरीके से मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि टैक्स इनवॉइस तो अवेलेबल नहीं है, मगर मेरे पास जिससे मैंने माल मंगाया था उसका जीएसटी नंबर या फिर सेंट्रल एक्साइज या वैट में रजिस्टर्ड था, तो उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है। और दूसरी दशा में मेरे पास टैक्स इनवॉइस भी नहीं है और ना ही जिससे मैंने माल मंगाया था उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, उस सप्लायर के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी मेरे पास नहीं है। तो यहाँ मैं पहले क्लिक करता हूँ कि मेरे पास टैक्स इनवॉइस तो नहीं है, मगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अवेलेबल है जिससे मैंने माल मंगाया था और आईटीसी उस स्टॉक के ऊपर लिया था जो जिसका मुझे विवरण अभी देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ विद जीएसटी नंबर स्लैश सेंट्रल एक्साइज स्लैश वैट, यहाँ पर क्लिक करने पर मैं ऐड डिटेल करूंगा तो उसके बाद वो संबंधित कॉलम खुल जाएगा। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज वैट जो भी मेरे ऊपर लागू हो और संबंधित विवरण मैं इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर क्योंकि टैक्स इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो मुझे इनवॉइस नंबर और उसकी डेट से संबंधित कोई विवरण इसमें नहीं देना है। गुड्स का टाइप मैं फिर सेलेक्ट करूंगा कि वो इनपुट्स है या इनपुट्स कंटेन सेमी फिनिश्ड गुड्स है या फिर कैपिटल गुड्स है, वो ऐसा कौन सा है जिसमें सेलेक्ट करके मैं संबंधित इसमें विवरण दे देता हूँ। और तब तक इसमें विवरण मैं देता हूँ जब तक कि सारा स्टॉक मेरे पास इसमें अंकित नहीं हो जाता। ऐड डिटेल्स, ऐड बटन का मैं प्रयोग करता हूँ अगला कॉलम इसमें खोलने के लिए और उसके बाद एंटर करने के बाद इसको संबंधित विवरण को मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद मेरे डैशबोर्ड में मेरे मैसेज आ जाता है कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर मैंने ये स्पष्ट किया है यहाँ क्योंकि टैक्स इनवॉइस नहीं है मगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, तो वो बंदा ऐसा था कि जो सेंट्रल एक्साइज और वैट में रजिस्टर्ड था उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है मेरे पास, तो मैं उसका सेंट्रल एक्साइज या वैट का नंबर डाल के संबंधित स्टॉक के यहाँ पर डिटेल डाल देता हूँ। उसी प्रकार से सेव होने की दशा में मेरे पास ये मैसेज आ जाता है तथा संबंधित रिकॉर्ड मेरे पास प्रोसेस्ड इनवॉइस के रूप में उससे संबंधित विवरण मुझे दिखाई देता है, जिसको कि मैं जरूरत पड़ने पे मॉडिफाई कर सकता हूँ या फिर डिलीट करके दूसरा विवरण उसमें डाल सकता हूँ। अब यहाँ दूसरी कैटेगरी है कि टैक्स इनवॉइस भी नहीं है ऐसे स्टॉक का और उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी मेरे पास संबंध सप्लायर का नहीं है, तो उसमें मैं विदाउट जीएसटी नंबर सेंट्रल एक्साइज वैट क्लिक करता हूँ, साथ में ऐड डिटेल्स को मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन ये है इस कॉलम में क्योंकि यहाँ आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है और टैक्स इनवॉइस नंबर भी नहीं है, डिटेल्स भी नहीं है आपके पास, तो फिर यहाँ पर ऐसे सभी स्टॉक की गणना आप सीरियल नंबर के हिसाब से करेंगे, प्रकार के हिसाब से वो सीरियल नंबर के आपको इसमें डालना है ऐसे स्टॉक का, अपने स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से जितना भी स्टॉक हो उसका सीरियल नंबर के हिसाब से आप सीरियल नंबर डालिए। गुड्स का टाइप सेलेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन गुड्स डालिए, यूक्यूसी टोटल क्वांटिटी उसकी भरिए, टैक्सेबल वैल्यू भरिए, उसकी टैक्सेबल वैल्यू जाहिर है कि ये सर्टिफाई होगी सीए के द्वारा जहां पर टैक्स इनवॉइस अवेलेबल नहीं है अगर आप इसमें विवरण भर रहे हैं तो। और आप इसको संबंधित टैक्स की गणना करके आप इसको सेव कर देते हैं। सेव करने की दशा में फिर आपका पॉपअप मैसेज आता है योर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली और प्रोसेस रिकॉर्ड के रूप में आप उसका डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि टेबल 8D में भी मैंने एक रिकॉर्ड मैंने एंटर किया जिसको कि मैं वापस जाके मैं डैशबोर्ड पर देख सकता हूँ कि टेबल 8D के अंतर्गत जो मैंने एक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे बता रहा है ये
और साथ में जो वैल्यू मैंने अंकित की थी उससे संबंधित टैक्स का जो मैंने इसमें डिटेल दिया था वो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि मैं टेबल संबंधित टेबल 8 में भी मैं सारा विवरण डाल चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटीआर 8 में क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ कि वो संबंधित विवरण मेरा सही है या नहीं है। जब मैं प्रीव्यू पे करता हूँ तो ये मेरा सामने जो डिटेल्स है, समरी डिटेल्स उस ड्राफ्ट की जो मैंने अभी तक डाली है, और पीछे इसमें वाटरमार्क ड्राफ्ट का आता है, वो संबंधित डिटेल में देख सकता हूँ। उसमें जो विवरण दिया है एक्चुअल विवरण से वो जांच सकता हूँ कि हाँ सही मैंने विवरण भर दिया है नहीं भर दिया, और तथा अगर उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो मैं बैक बटन दबा के फिर से उन बटन्स को क्लिक करके उसमें संबंधित विवरण डालता हूँ, और वरना फिर मैं प्रोसीड टू फाइल बटन क्लिक करता हूँ। ये प्रोसीड टू फाइल, ये आप देख सकते हैं कि नीले रंग का बटन डैशबोर्ड पे मैं मेरे नीचे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, प्रोसीड टू फाइल। यहाँ पर एक प्रश्न ये बहुत खास आता है कि ये कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछा कि अगर मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है डिक्लेयर करने के लिए तो फिर तब भी क्या मुझे टेबल 8 में एंट्री देनी है? देखिए, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है ही नहीं, ऐसा कोई और जिस पर आपने आईटीसी लिया हुआ हो, तो अगर ऐसा कोई स्टॉक नहीं है तो आपको टेबल 8 में कोई भी एंट्री नहीं देनी है। जो आप नीचे बटन देख रहे हैं, जो आप सीधे एड्रेस फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस को अपडेट करने के बाद आप सीधे प्रोसीड टू फाइल भी आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इसमें विवरण आपको नहीं दिया जाना आपसे अपेक्षित है तो प्रोसीड टू बटन फाइल करके आप नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं अगर आपके फैक्ट्स इस प्रकार के हैं तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ टेबल 8 में मैंने संबंधित स्टॉक का डिटेल डाल दिया और मैं प्रोसीड टू फाइल में क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू फाइल क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू फाइल क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखिए कि टेबल 9 और 10 पहले जो ग्रे आउट थी अब वो एक्टिवेट होके उसका कलर ब्लू हो गया है। तो इससे जो मैंने स्टॉक की डिटेल डाली थी उस पे मेरी कितनी कर देयता जो आईटीसी मुझे रिवर्स करनी है या मुझे टैक्स पे करना है उसकी देयता मेरे सामने आ जाती है। तो वो टोटल लायबिलिटी मुझे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ कि जैसे 3,000 रुपए दिखा रहा है ऐसे ही जो कर देयता है आपको इसमें टेबल 9 और 10 में आपको दिखाई देगी। और साथ में जब आप टेबल 9 और 10 वाले टैब को आप क्लिक करते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपके पास उस तारीख में उस दिन जितना भी अवेलेबल बैलेंस है आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या आईटीसी लेजर में वो आपके सामने रिफ्लेक्ट होके अगली स्क्रीन पे आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश लेजर बैलेंस में जो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस का जो बैलेंस था वो टैक्स, इंटरेस्ट और लेट फी के सब हेड्स में मुझे दिखाई यहाँ पर देता है और साथ में क्रेडिट लेजर का, आईटीसी लेजर का भी जो बैलेंस है वो मुझे इसी प्रकार से दिखाई देता है। अब क्योंकि इसी जो अवेलेबल बैलेंस है वहां पर जो अवेलेबल बैलेंस है और तथा टैक्स पेबल भी ये नीचे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेबल भी जो मेरे द्वारा विवरण दिया गया है उसमें टैक्स पेबल ये ऑटो पॉपुलेट होकर ये मेरे सामने रिफ्लेक्ट होता है। इसको मुझे भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डिटेल मैं पहले ही भर चुका हूँ और ये स्क्रीन पे ऑटो पॉपुलेट होकर कर देता मेरी यहाँ पर आ जाती है। इसमें से जो टैक्स पेबल है इसमें से जो एप्लीकेशन भरते हुए जब मैंने एप्लीकेशन को कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन दिया था उस वक्त जितना भी मेरा मैंने अगर कुछ पे किया है तो वो ऑटो इंडिकेट होकर जब REG 16 आपने कैंसिलेशन के लिए भरा अप्लाई किया अगर आपने कुछ पैसा उसमें जमा किया है ऐसे स्टॉक के ऊपर तो वो अपने आप आपको रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर दिखाई देगा और वो एडजस्ट हो जाएगा आपके टोटल टैक्स पेबल से और बैलेंस टैक्स पेबल आपको यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर दिखाई देगा। अब जैसे कि आप रिटर्न GSTR 3 भी फाइल करते हुए आप ये टैक्स पेबल आपको दिखाई देता है। आप अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं आईटीसी से जो उपलब्ध है आपके पास बैलेंस में या और अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो कैश जो आप डिपॉजिट करके आपके कैश लेजर में के थ्रू भी आप इसको जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगले स्क्रीन में आप देखेंगे कि अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है जो लेजर में टू पे ऑफ योर लायबिलिटी इंक्लूड करने के बाद जो आईटीसी जो मतलब जो कैश और क्रेडिट लेजर में आपका बैलेंस है अगर आपका टैक्स पेबल उससे ज्यादा है तो उतने ही
क्वांटिटी का जो एडिशनल क्वांटिटी है उसका कैश आपको रिक्वायर्ड जितना भी होगा वो आपको यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर इसमें दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिशनल कैश रिक्वायर्ड का एंट्री होके आ जाती है। इसमें अगर कोई आपके इंटरेस्ट के रूप में देता है तो आप इसको इंडिकेट इसमें कर सकते हैं, और लेट फी की भी अगर कोई आपकी देता है पुरानी तो आप इसमें इंडिकेट इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है, मुझे लगभग 3,000 रुपए 3,099 रुपए मुझे दो CGST और SGST में मुझे जमा करने हैं। तो फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जनरेट चालान बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। जनरेट चालान आप बटन देख सकते हैं नीचे। जनरेट चालान पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने वो चालान में वो क्वांटिटी, वो उतना अमाउंट पॉपुलेट होकर आ जाता है। और यहाँ पर फिर मैं क्लिक करता हूँ ई पेमेंट पर और जनरेट चालान के ऊपर, बटन के ऊपर। अगर यहाँ पर मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे ओवर द काउंटर और NEFT RTGS फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जनरेट चालान मैंने क्लिक किया और मेरे सामने मैसेज आ गया, डैशबोर्ड पर चालान खुल गया और चालान सक्सेसफुली जनरेटेड मेरे सामने मैसेज आ जाता है। अब मुझे नेट बैंकिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है और जिस तरह से मैं अपने टैक्स का भुगतान करता हूँ, यहाँ पर फिर से मैं मेक पेमेंट का बटन में क्लिक कर सकता हूँ। और साथ ही में इस चालान को मैं डाउनलोड भी यहाँ बटन दिया हुआ है, मैं उस पर क्लिक डाउनलोड कर सकता हूँ। अब पेमेंट होने के साथ साथ इसमें जो प्रीव्यू बटन है ड्राफ्ट GSTR 10 का, तो उस पर क्लिक करके आप जो है ड्राफ्ट GSTR 10 आप देख सकते हैं कि उससे संबंधित जो पेमेंट आपने दिया है उसकी सत्यता की जांच आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास डिक्लेरेशन चेक बॉक्स खुल जाता है, उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी में सेलेक्ट करता हूँ और फिर मेरे पास बटन मेरे सामने खुल जाता है फाइल GSTR 10। तो फाइल GSTR 10 देखिए, यहाँ GSTR 3B और GSTR 10 में एक बुनियादी फर्क है। वो फर्क ये है कि जब मैं GSTR 3B फाइल करता हूँ तो पहले मुझे टैक्स पेमेंट करना होता है, उसके बाद में फाइल करता हूँ GSTR 3B। यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस, जो आप टैक्स की गणना आपने की है, जो आपको पे करना है, और फाइल GSTR 10, ये तो साइमल्टेनियस है, मतलब एक साथ ही ये होते हैं। तो जब मैंने यहाँ क्लिक किया फाइल GSTR 10, तो उसके बाद मेरे सामने मेरे डैशबोर्ड पर ये स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है कि यू आर अबाउट टू एग्री टू ऑफसेट योर टैक्स इंटरेस्ट और लेट फी, जहां पर भी जो कि इंडिकेट मैंने किया है उसमें। और यह बटन क्लिक करते ही जब मैं इसको यस करूंगा तो उतना पैसा जितना कि मुझे कर देता है, जिसको मैंने इंडिकेट कर रखा है GSTR 10 में भरते हुए, वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और जो लायबिलिटी रजिस्टर है उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, जिस तरह की मैंने अंकन उसमें कर रखा है। तो मैं यहाँ पर इसको कंफर्म करता हूँ यस के रूप में। यस के रूप में कंफर्म करने के बाद मेरे सामने ऑप्शन आता है कि अब मैं फाइल कर सकता हूँ DSC या EVC के द्वारा। और यहाँ पर मैं EVC का डेमोन्स्ट्रेशन ले रहा हूँ। मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ईमेल पर OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, जिसको कि मैं एंटर करके उसको वैलिडेट बटन इसमें दबाता हूँ। वैलिडेट होने की दशा में अब आप देख सकते हैं कि सक्सेस मैसेज मेरे डैशबोर्ड पे आ गया कि GSTR 10 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, और एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर, ARN नंबर इसमें जनरेट हो जाता है, जिसको कि मैं अपने रिटर्न डैशबोर्ड पर फाइनल रिटर्न के रूप में मैं इसको कभी भी देख सकता हूँ, उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्क्रीन में जो स्क्रीनशॉट मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें स्टेटस ऑफ फाइल्ड इंडिकेट हो गया, क्योंकि रिटर्न हम फाइल कर चुके हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड GSTR 10 का बटन है, जिसको कि हम क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इस GSTR 10 को, जो कि हमने फाइल किया है, और उसका प्रीव्यू भी हम जनरेट कर सकते हैं प्रीव्यू बटन को क्लिक करके। ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, और अब मैं कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स आपके लेना चाहूंगा। तो पहले मैं आपके लाइव क्वेश्चंस लेता हूं। देखिए, सागर चौधरी जी पूछते हैं कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 10 क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि जो नोटिफिकेशन नंबर 58/2018 है, जो कि 26 अक्टूबर को जारी किया गया है सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत, उसके माध्यम से जो 30 सितंबर या उससे पहले जो कैंसिलेशन ऑर्डर्स इशू हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन के, वो उन सभी में जो 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, 31 दिसंबर 2018, जिसका जब तक वो फाइनल रिटर्न फाइल किया जाना अपेक्षित है। और जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के जो ऑर्डर्स 1 अक्टूबर है उसके बाद हैं, उसकी गणना जब भी वो ऑर्डर इशू हुआ या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन जो भी बाद में हो,
उससे 3 महीने की गणना आपको करके आप वो लास्ट डेट उसकी गणना करनी पड़ेगी। सागर चौधरी जी पूछते हैं इट इज मैंडेटरी फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर। जी सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर के लिए जिनका की रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा चुका है और कैंसिलेशन ऑर्डर इशू हो चुका है, उन्हीं के लिए। और उसमें जो टीसीएस और टीडीएस साथ में जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। साथ में कंपोजिशन डीलर पे भी ये फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करना है। जकारिया पटेल जी पूछते हैं मैंने जीस्टार 10 फाइल कर दिया है लेकिन पोर्टल पर फाइल रिटर्न डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं है। देखिए ये रिटर्न डैशबोर्ड पे जाकर भी आप जो डाउनलोड रिटर्न में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसे आपको लगता है कि उसके बावजूद भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो कृपया जीएसटी हेल्प डेस्क से संपर्क कीजिए अपने जीएसटी नंबर और संबंधित डिटेल देके, तो आपको जो आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाएगी। एक जो प्रश्न है हमारे पास फुलिंदर बीर सिंह जी पूछते हैं कि मैंने अपनी फर्म 31 मार्च 18 को क्लोज कर दी, अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, ऑर्डर भी मुझे 30 अगस्त को मिल गया, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है 31 मार्च 18 को, मगर मैं फाइनल रिटर्न जब मैं करता हूं तो सर्विसेज में एनुअल रिटर्न अभी नहीं आ रहा। देखिए एनुअल रिटर्न, देखिए फाइनल रिटर्न और एनुअल रिटर्न में फर्क है। एनुअल रिटर्न जो जीएसटीआर 9 है वो एक डिफरेंट चीज है, और फाइनल रिटर्न जब कैंसिलेशन होने पे आप देते हैं, दोनों की समय सीमा भी अलग है, दोनों का उद्देश्य भी अलग है। तो फाइनल रिटर्न आप इसको सर्विसेज में आपको रिटर्न डैशबोर्ड में नहीं मिलेगा, आपको लॉग इन करने के बाद यूजर आपको सर्विसेज में जाना है, सर्विस में रिटर्न सेलेक्ट करना है, तब आप, और मगर आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आपको इशू हो चुका हो तब आप वो फाइनल रिटर्न देख पाएंगे। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कृपया जीएसटी हेल्प डेस्क से संपर्क कीजिए ताकि अगर कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित इशू है तो जिसको रिजॉल्व किया जा सके। अब आपसे जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो अभी पिछले प्रेजेंटेशन के दौरान यहाँ पर आए थे, देखिए जब जीएसटीआर 10 फाइल हो जाता है तो फिर एआरएन जैसे कि मैंने बताया कि सक्सेसफुल फाइलिंग के बाद जनरेट हो जाता है और आपको एसएमएस और ईमेल द्वारा उसकी सूचना मिल जाती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है आपका और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, उसमें जो अपडेट हो जाते हैं उसमें अपडेटेड एंट्रीज आ जाती हैं जब आपकी लायबिलिटी सक्सेसफुली सेट अप हो जाती है, उससे संबंधित विवरण उसमें आ जाता है। और साथ में जो रिकॉर्ड सर्च है, रिटर्न फाइल आप रिकॉर्ड सर्च में देख पाएंगे और टैक्स ऑफिशियल को भी रिकॉर्ड सर्च में आप देख पाएंगे, वो भी देख पाएंगे आपका तो फाइनल रिटर्न आपने फाइल किया है। एक प्रश्न हमारे पास आया कि अगर जीएसटीआर 10 फाइल नहीं किया है तो क्या होगा। देखिए अगर जीएसटीआर 10 मैंने भी बताया कि 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हैं अगर आपका कैंसिलेशन ऑर्डर 30 सितंबर या उससे पहले इशू हुआ है तो आप अभी फाइल कर दीजिए। और वरना अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो सेक्शन 46 में जीएसटीआर 3A में आपको नोटिस दिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप अपना ये फाइल कर सकते हैं। अगर आप ये फाइल नहीं करते हैं तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो असेसमेंट ऑर्डर आपका इशू कर सकता है। संबंधित प्रावधान जो जो कि सेक्शन 62 में दिए गए हैं रूल 100 के साथ और सेक्शन 29(5) के अंतर्गत आपका ऑर्डर जो आपकी लायबिलिटी है उसकी गणना करके उसका डिटरमिन करके असेसमेंट ऑर्डर 13 फॉर्म में इशू किया जा सकता है आपके खिलाफ। और आपको वो सभी जो भी जिसका भी आपका असेसमेंट हो जाएगा वो उस टैक्स का इंटरेस्ट का एप्लीकेबल पेनल्टी फिर आपको देनी होगी उसकी। मगर अगर आप फाइनल रिटर्न 30 दिन के अंदर असेसमेंट ऑर्डर के अंदर आप फाइल कर देते हैं सभी इंटरेस्ट और लेट फी के साथ, तो फिर ऐसा ऑर्डर डीम टू बी विथड्रॉन मतलब वापस लिया हुआ माना जाएगा। इज इट पूछा गया है कि क्या जरूरी है जीएसटीआर 10 फाइल करना। जी अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और आप जो उस कैटेगरी में आते हैं जो कि सेक्शन 39 के 1 के अंतर्गत आपको रिटर्न फाइल करना अपेक्षित था, तो फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने या सरेंडर होने की दशा में आपको जीएसटीआर 10 फाइल करना है। क्या आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपके फैक्ट्स ऐसे हैं तो आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उस दशा में आपको टेबल 8 में कोई विवरण आपको क्योंकि नहीं देना है, कोई टेबल 8D की भी कोई आपके डिटेल नहीं है जिसमें सीए का सर्टिफिकेट देना है, तो फिर ऐसी फैक्ट्स होने की दशा में आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें प्रोसीड टू फाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं।
क्या जीएसटीआर 10 फाइल किया जा सकता है फाइल होने के बाद? नहीं, अगर आपने जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न आपने फाइल कर दिया तो उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते। एक प्रश्न मेरे पास आया कि मैंने अप्लाई किया है कैंसिलेशन के लिए, क्या मैं अभी भी कैंसिलेशन के रजिस्ट्रेशन के बाद में फाइल अभी भी कर सकता हूँ रिटर्न? हाँ, आपका लॉगिन एक्टिव रहेगा। जो भी एक्टिविटीज अभी बाकी है उस पीरियड तक, जब तक कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑर्डर इशू हुआ है या इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक, उस पीरियड के आप सभी रिटर्न भी फाइल तक के सभी रिटर्न भी फाइल कर पाएंगे। अगर कोई और एक्टिविटी भी है तो आप जीएसटी पोर्टल पर वही कर पाएंगे, मगर उसके अलावा और कोई उससे फर्दर पीरियड के आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। मैं ये बहुत प्रश्न पूछा गया कि वो अपना फाइनल रिटर्न नहीं देख पा रहे टैक्स पेयर। तो देखिए, पहले तो इंश्योर कीजिए कि आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था या डिपार्टमेंट ने कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग आपके जीएसटी में चलाई है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कैंसिलेशन ऑर्डर अगर पास हुआ है तभी आपका ये आप वो फाइनल रिटर्न दिखाई देना है। उस दशा में कैंसिल्ड जो टैक्स पेयर है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, वो लॉग इन करके सर्विसेज पर रिटर्न मेन्यू है, रिटर्न मेन्यू में वो क्लिक करते हैं तो फाइनल रिटर्न का उनको लिंक उनको दिखाई देता है। ये पूछा गया है कि जीएसटीआर 10 में मान लीजिए मैंने लायबिलिटीज जो दिखाई है उसको उसका आधा मैं भुगतान करके रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? नहीं, आपने जो जीएसटीआर 10 में आपकी जो भी लायबिलिटीज आपने दिखाई है अपनी, उसको आपको कंप्लीट डिस्चार्ज करना है, तभी आप रिटर्न फाइल आप कर सकते हैं। पूछा गया है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, क्या मैं पास्ट पीरियड का रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? जी हाँ, पास्ट पीरियड का रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं टिल द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। ये पूछा गया है कि मैंने जो REG 16 भरा था एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन के, उस वक्त मैंने जो लायबिलिटीज अपनी कुछ जमा की थी स्टॉक के ऊपर, तो क्या वो एडजस्ट हो जाएंगी? जैसा कि मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि ये आप देख सकते हैं कि इसमें आप टैब देख सकते हैं कि टैक्स पेड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो REG 16 में आपने उस वक्त दिखाया था, उस पर आपने जो टैक्स का भुगतान किया था वो एडजस्ट होकर बैलेंस टैक्स पेबल इसमें आता है, जिसको कि आपने जमा किया। और इसकी ऑफलाइन यूटिलिटी के बारे में प्रश्न है। ऑफलाइन यूटिलिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको संबंधित स्टॉक की और उसके वैल्यू से संबंधित विवरण आपको देना है और ऐसा रिकॉर्ड 500 या उससे ज्यादा नंबर है, तो आप डाउनलोड सेक्शन में, जो कि प्री लॉगिन जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड सेक्शन में जाकर उसको ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए और संबंधित स्टॉक या आप जो डिटेल उसमें सेव करके जेसन फाइल आप तैयार करके उसको अपलोड कर सकते हैं। उसका संबंधित विवरण उसमें दिया गया है यूजर में। सीए सर्टिफिकेट अगर देखिए, जो रूल 44(3) के अंतर्गत ही सीए सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अगर ऐसा कोई स्टॉक आपके पास नहीं है जो जो जिसमें आपको आईटीसी का भुगतान किया जाना है, तो फिर आपके द्वारा तो सीए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। या फिर स्टॉक तो अवेलेबल है मगर टैक्स इनवाइस भी उससे संबंधित आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आपको कोई भी सीए सर्टिफिकेट को लोड करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि जो जानकारी आपको दी गई है आपके लिए यूजफुल होगी। हम जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो इसके सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हम फेसबुक पर है जीएसटी सिस्टम्स इंडिया के नाम से। हम यूट्यूब पर हमारा चैनल है जिसमें इस वेबिनार के साथ साथ आप जो हमने वेबिनार्स किए हैं पहले, शॉर्ट वीडियोस हैं जीएसटी के विभिन्न एप्लीकेशंस के ऊपर, कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल्स हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सी उपयोगी जानकारी हमें यूट्यूब चैनल पर है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए उसमें बेल आइकन, तो फिर आप उससे संबंधित अपडेट्स पा पाएंगे। ट्विटर पर हम आज जीएसटी टैग के नाम से हैं, जिससे जीएसटी पोर्टल पे संबंधित जो भी अगर आपको प्रोसेस से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे ट्विटर पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर आप हमसे आस्क जीएस टैग पर आप हमसे हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे अपने संबंधित सवालों का जवाब ले सकते हैं। फेसबुक पर हम लगातार अपलोड करते हैं जो नई फंक्शनैलिटीज है, उसके उसके प्रोसेस से संबंधित अपडेट्स और ट्रबल शूटिंग टिप्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर। तो स्टे कनेक्टेड। इसके साथ ही मैं धन्यवाद आप सबका देना चाहूंगा जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया इस प्रेजेंटेशन के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री प्रकाश कुमार, सीईओ जीएसटीएन, मिसेस काजल सिंह ईवीपी सर्विसेज, और मिस्टर राजीव अग्रवाल एसवीपी जीएसटीएन का, उनके द्वारा दिए गए बहुत प्रेरणा और सपोर्ट के लिए। और ट्रेनिंग टीम में अपने जो वरिष्ठ सहयोगी हैं श्री वीर सिंह जी, मिस्टर सतीश्वरन,
मिस नीरा टमटा और रेखा रावत का, जिन्होंने हर तरीके से मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए गाइड और तैयार किया है, और सर्विसेज टीम के मिस्टर जगमाल सिंह और आशुतोष खेतान, जिन्होंने इस संबंध में जो पोर्टल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी मेरी, तो मुझे उसमें गाइड किया, और आईटी सपोर्ट के लिए मिस्टर राजीव और नितिन, और एनईजीडी के नेशनल ई गवर्नेंस के मिस्टर शिलो राव और मिस्टर ध्रुवजीत का, जिनके माध्यम से हमें प्लेटफॉर्म मिला आप तक पहुंचने का। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।